जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई की, और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ये जो क्लासेस है साइंस की, ये आपकी सारी लगभग सारी एग्ज़ामों के लिए है। तो आप चाहे तो इसमें पूरा बेसिक दे रखा है, बेसिक आर्मी में बेसिक ही पूछा जाता है। तो आप चाहते हैं कि अदर एग्ज़ाम का भी इसमें पूरा कवर हो जाए, तो आप बेसिक पढ़िए। आप बेसिक में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जो कि विज्ञान का इंट्रोडक्शन था, साइंस का इंट्रोडक्शन था। विज्ञान की हमने थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ ली थी, और इसमें हमने आपको बताया था जो विज्ञान है, प्रकृति के क्रमबद्ध विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है, जो कि अलग अलग शाखाओं में विभक्त है, जैसे कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये तीनों ही सब्जेक्ट आते हैं किसके अंतर्गत? आर्मी के साइंस के अंतर्गत या आर्मी के पेपर में। तो हमने जीव विज्ञान की शुरुआत की थी और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जीवों का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है? वही जीव विज्ञान कहलाता है, जीव या सजीव, है ना। अब पहले बात ये आती है कि सजीव अक्सर होते क्या है? आखिर होते क्या है सजीव? तो सजीव वो होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती है। जैसे कि सजीव कुछ भी हो सकते हैं, वो पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। तो जिनमें कुछ प्रक्रियाएं होती है वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। कैसे? तो सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं होती है। सजीवों में प्रक्रियाएं, किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है? तो सजीवों में प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो वो होती है सबसे पहले श्वसन। जिन भी जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। दूसरा इसमें होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कि जिनमें अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है जिन जीवों में, वो भी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जिनमें पोषण, जिनका पोषण होता है और पोषण से ही उनकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जिनमें गति होती है या मूवमेंट बोल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं जो, वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जिनमें प्रजनन होता है वो भी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, और गति मतलब मूवमेंट, और प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जिनमें अवशोषण होता है, अवशोषण, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, वो भी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। एब्जॉर्प्शन, वो भी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो सजीव होने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब देखो, हम लोग जंतु हैं, हम श्वसन करते हैं, लेकिन पादप भी तो श्वसन करते हैं। ये बात अलग है कि हम ऑक्सीजन श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और पादप जो है वो श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रक्रिया तो दोनों में ही हो रही है ना, श्वसन की। तो पादप और जंतु किस में आ जाते हैं? सजीव में आ जाते हैं। हमारे अंदर उत्सर्जन होता है, हमारे अंदर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है हमारे शरीर से, पसीना बाहर निकलता है जिसको स्वेट कहा जाता है, क्रिएटिनिन बाहर निकलता है, साथ में यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिन, ये सारे क्या है? ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि बाहर निकलते रहते हैं। हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से ये सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। वैसे ही प्लांट में जो आप गोंद खाते हो, गोंद क्या है? पादपों का अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी बाहर निकलता है। पोषण, पोषण के लिए हम क्या लेते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं हम। ये सारे क्या है? हमारे पोषक तत्व हैं। तो इन्हीं पोषक तत्वों से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। वैसे ही जल और कुछ खाद वगैरह जब हम पौधों में डालते हैं तो वो उनके शरीर के लिए क्या है? पोषण के रूप में कार्य करते हैं। अब पोषण मिल जाता है तो ऑब्वियसली हमारे शरीर की वृद्धि भी होगी, ग्रोथ होगी ना हमारे बॉडी की, तभी पोषण मिलेगा, तभी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो वही प्लांट में भी होता है कि प्लांट में आप लगातार पानी डाले जा रहे हो, मतलब हर रोज़ पानी डालते हो, उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है जिससे भोजन बन जाता है, उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, साथ में कुछ खाद डाल देते हैं आप,
तो उससे उनको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, जिससे प्लांट छोटे से धीरे धीरे करके वृद्धि होने लगती है, उनकी बड़े हो जाते हैं, तो उनकी भी वृद्धि होती है। गति, हम लोग घूम फिर सकते हैं। क्या प्लांट्स घूम फिर सकते हैं? घूमते हैं। वह अपनी स्थान पर रहकर ही वायु के माध्यम से इधर उधर मूवमेंट कर पाते हैं। वो घूमते हैं ना, लहराते हैं, आपने देखे होंगे पेड़ कैसे लहराते रहते हैं, ऐसे तेज हवा चलती है तब, तो उनमें भी मूवमेंट होता है। प्रजनन, हमारे अंदर प्रजनन होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट के जो फूल वगैरह रहेंगे, उसमें जो भी बीज बनेंगे वो झड़कर, किसी भी माध्यम से झड़कर नीचे गिरेंगे और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम? प्रजनन कहेंगे। अवशोषण, हम जो भी खाते हैं, ज़्यादातर पानी का हमारे शरीर में अवशोषण होता है। वैसे ही पादपों में भी पानी का अवशोषण होता है। जैसे ही आप मिट्टी में पानी डालोगे, मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और वही मिट्टी जड़ों के माध्यम से वो पानी पूरे पादप में अवशोषित हो जाएगा। तो यही सारी प्रक्रिया हमारे अंदर भी होती है और पादपों में भी यही सारी प्रक्रिया होती है। तो सजीव वही कहलाते हैं जिनमें ये सारी प्रक्रिया होती है, और जो कि जीव विज्ञान का ही एक भाग है। तो जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? हम जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स में हम अपने बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी एक प्रकार के एनिमल ही हैं। किस टाइप के हैं? हम स्तनधारी जानवर हैं, ठीक है, स्तनधारी मैमल्स हैं हम लोग। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। साथ ही पादपों के बारे में, बॉटनी भी हम किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं किसमें? जीव विज्ञान के अंतर्गत। अब जीव विज्ञान में एक चीज और होती है, चेतना की, ठीक है। सजीवों में अंतर पैदा करने के लिए एक चीज और होती है, वो होती है चेतना। चेतना, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो इसी का एक भाग होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत चेतना भी आ जाएगी। चेतना, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ये भी क्या है? ये भी सजीवों का ही एक भाग है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी, CONSCI, ठीक है, ये स्पेलिंग है। चेतना, चेतना क्या होती है? जब सजीवों में कुछ निर्धारित करने वाला गुण हो, जिससे कि वो अपने अंदर कुछ संवेदनशीलता या कुछ सेंसिटिविटी ले आते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उन सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से ही हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है। सेंसरी ऑर्गन यानी कि जो हमें क्या बोलते हैं हम? संवेदनशील जो अंग होते हैं हमारे शरीर में, वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन? सेंसरी ऑर्गन है ना, सेंसरी ऑर्गन। सबसे पहला होता है जीभ, टंग। दूसरा होता है त्वचा, स्किन। तीसरा होता है आंख, आई। चौथा होता है नाक, नोज। पांचवा होता है कान। ये हमारे शरीर के सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करते हैं, उन संवेदनशील, मतलब संवेदनाएं उत्पन्न महसूस करते हैं, ईयर, ठीक है। ये सारे क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन है। ये हमें सेंस करवाते हैं कि अगर कोई स्वाद अच्छा है तो इसका सेंस कौन करवाएगा? इसका सेंस करवाएगा आपकी जीभ। स्वाद कौन किसका अच्छा है? और जीभ में भी क्या? उसमें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होती है जो हमें ये सेंस करवाती है। त्वचा से हम तापमान का पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ठंडी है, कौन सी चीज गर्म है। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। आंखों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी, क्या हमें देखना चाहिए, क्या हमें नहीं देखना चाहिए। ये सेंस कौन करवाता है? हमारी आंखें। गंध, गंध को महसूस करने के लिए हमारी नाक होती है। कौन सी गंध अच्छी है, कौन सी गंध बुरी है, इसका सेंस कौन करवाता है? आपकी नाक करवाता है। कान, कान से हम कुछ अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, कुछ बुरी चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। अच्छा बुरा सुनना है या नहीं सुनना है, किसकी बातें सुनकर हमें ध्यान रखना है, किसकी बातें सुनकर एक कान से निकालकर दूसरे कान से, मतलब एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालना है, ये भी कौन सेंस करवाता है? आपकी ईयर सेंस करवाते हैं। पर इन्हीं सब को मेंटेन करने का वर्क कौन करता है? हमारे अंदर पाए जाने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस। इसके माध्यम, ये भी क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला या सजीवों में पाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो ये सारी चीजें करवाती है। अब देखो पादपों में ऐसा कैसे कब होता है? जब प्लांट्स को
आप पानी नहीं डालोगे और लगातार वो धूप में उच्च ताप पर रहेगा तो आपने देखा होगा कि प्लांट सूख जाता है। छोटे पौधे होंगे वो सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या ज़्यादा पानी डाल दिया जाता है तो तने में से नीचे जड़ से ही वो गल जाते हैं। तो ये उनकी का जो तना है, स्टेम है, वो उनको सेंस करवाता है कि कौन सी चीज़, कौन सा टेम्परेचर उनके लिए सही है या नहीं है, वो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपके सजीवों की प्रक्रियाएं हैं जो कि हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। सजीवों में ये पाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके माध्यम से हम पादप और जंतु के बीच में अंतर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोशिका और पादपों की कोशिकाओं में कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम इनमें अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है कोशिका भित्ति। क्या कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है या जंतुओं में पाई जाती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को कहते हैं हम सेल वॉल। ये जो चीजें हैं ये अंतर करवाती है पादप और जंतु में। तो पादप में सेल वॉल होती है और जंतु में नहीं होती है। पादप में जो सेल वॉल होगी वो पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है। ये सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? ये पॉलीसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। दूसरा इसमें होता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो आप। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है जिसके कारण पत्ती और तने वगैरह का रंग कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन क्या हमारे अंदर होता है? जंतु में या जंतु की कोशिकाओं में ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। क्लोरोफिल की जगह आप क्लोरोप्लास्ट कर लो तो सही रहेगा। क्लोरोप्लास्ट ये जंतुओं में नहीं होता है। रसधानी रसधानी देखो, रसधानी जो है पादपों में भी पाई जाती है पर यहाँ पर बड़ी होती है। इनका आकार कैसा होता है? बड़ी होती है ये। लेकिन जंतुओं में ये छोटी होती है। जंतुओं में रसधानी कैसी होती है? छोटी होती है। कैसे? तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स, पेड़ जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उनके लिए ज़्यादा भोजन चाहिए। तो ज़्यादा भोजन को स्टोर करने के लिए तो रसधानी भी बड़ी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए पादप में बड़ी होती है रसधानियाँ। लेकिन जंतु में कैसी होती है? छोटी होती है। क्योंकि हमारा शरीर कोई ज़्यादा विशालकाय नहीं होता है। हमारा शरीर एक सीमित आकृति में होता है, इसीलिए। और उसमें बहुत सारे अंग भी हैं, सारे अंगों को अपनी जगह पर फिट भी करना होता है। तो रसधानी इसीलिए हमारे शरीर में छोटी होती है। ठीक है। अगला इसमें इसकी जो अगला प्रकार है या विशेषता है इसकी, जंतु और पादप में अंतर करने की विशेषता है, वो है गति। गति मैंने आपको बता दी है, वृद्धि भी मैंने आपको बता दी है, पोषण भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये कोशिका के आधार पर ये कुछ चीजें थी जो कि पादप और जंतु में अंतर करती है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, नहीं होती है। एक और लिख लो आप, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप में भी होती है और जंतु में भी होती है, दोनों में ही होती है कोशिका झिल्ली। चलिए, ये इतना नोट कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण। अब सजीवों का जो वर्गीकरण किया है अलग अलग प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आता है द्विजगत वर्गीकरण। सबसे पहले क्या आता है? द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण किसने किया है? ये किया गया है कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस। इन्हें कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। कार्ल लीनियस। क्या कहा जाता है इन्हें? कार्ल लीनियस भी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। इन्होंने सजीवों को दो प्रकार से विभाजित किया था। इनका जो वर्गीकरण था ये दो प्रकार से था। एक तो था पादप यानी कि प्लांट, और दूसरा जो था वो था जंतु, एनिमल या एनिमेलिया भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्लांटियम और एनिमेलिया।
ये द्विजगत वर्गीकरण है। द्विजगत दो जगत में विभाजित है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, द्विजगत। और इसके जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया है वो कौन है, कैरोलस लीनियस, या इन्हें हम कार्ल लीनियस भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है जीवों के वर्गीकरण का जनक। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सजीवों के वर्गीकरण का जनक। किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। दूसरा है त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण, त्रिजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है हैकल के द्वारा। हैकल ने दिया था। त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था, हैकल ने दिया था। इन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है। वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, कब दिया था इन्होंने, 1753 ईस्वी में ये इन्होंने दिया था। त्रिजगत वर्गीकरण दिया गया हैकल के द्वारा। अब त्रिजगत में क्या क्या थे, तो तीन जगत थे। एक तो था पादप, प्लांट, दूसरा था जंतु, एनिमल, तीसरा था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ठीक है, ये तीन जगत में वर्गीकृत किया था किसने किया था, हैकल ने। नाम तीन अक्षर का है इनका, हैकल, इसीलिए तीन जगत दिया इन्होंने, हैकल ने, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। तीसरा आता है चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। अब वो चार जगत कौन से थे, तो वो चार जगत थे, एक था पादप, प्लांट, दूसरा था जंतु, एनिमल, तीसरा था प्रोटिस्टा, और चौथा था मोनेरा। ठीक है, ये चार जगत दिया था कॉपलैंड ने। आपसे यही पूछेंगे द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस के द्वारा दिया गया। त्रिजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, हैकल के द्वारा दिया गया। चार जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, कॉपलैंड। अब देखो कॉपलैंड में भी चार अक्षर का नाम है, तो चार अक्षर और चार जगत, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसके बाद आता है पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण दिया था R.H. व्हिटकर ने। R.H. व्हिटकर ने दिया था पांच जगत वर्गीकरण। ठीक है, R.H. व्हिटकर ने। कौन से पांच जगत थे इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत पांच जगत थे पादप, प्लांट, जंतु, एनिमल, प्रोटिस्टा। मोनेरा, और पांचवा है फंजाई। कवक। ये पांच जगत वर्गीकरण दिया R.H. व्हिटकर ने। नाम इनका बड़ा है, R.H. व्हिटकर, इसीलिए सबसे बड़ा जगत भी किसने दिया है, R.H. व्हिटकर ने ही दिया है।
ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई सारी एग्जामों में पूछे गए हैं कि द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत किन दो जगतों को रखा गया है। पादप और जंतु किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है, कार्ल लीनियस ने दिया है। वर्गीकी के जनक किसको कहा जाता है? कार्ल लीनियस यानी कि कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। कब दिया था इन्होंने? 1753 में दिया था। त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया है? हैक्कल ने दिया है। कौन कौन से जगत है इसमें? पादप, जंतु और प्रोटिस्टा। 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड ने दिया है, इसमें मोनेरा ऐड हो जाता है। और 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर ने दिया है, जिसमें कवक भी ऐड हो जाते हैं। और जो आप आजकल पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक में, वो 5 जगत वर्गीकरण के हिसाब से ही आप सजीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 जगत के हिसाब से अलग अलग सजीवों को विभक्त किया गया है, बांटा गया है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में आता है क्या? इसके बाद में आता है संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपने नोट कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब है संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर कैसा? संरचना में उनकी कोशिका के आधार पर है। ठीक है, कुछ होते हैं जो सब सेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और कुछ होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। सब सेलुलर इसमें सबसे पहला प्रकार है। सब सेल्यूलर। सब सेल्यूलर, सब सेल्यूलर को यही कहा जाएगा सब सेलुलर। ठीक है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका को जीवित रहने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जिस प्रकार की संरचना होती है वो डीएनए या आरएनए के एक प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरी होती है, पर सरवाइव करने के लिए इन्हें होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव जिनको, जो यूं तो निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं और उन्हें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब सेलुलर कहलाते हैं। जैसे कि वायरस, विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब सेलुलर में आते हैं। कैसे आते हैं? तो देखिए, अभी कोरोना वायरस चला था कुछ सालों पहले, कुछ सालों नहीं 1-2 साल पहले, तो उसमें क्या हो रहा था? कुछ आपको वायरस दिखाई तो देते नहीं है, हो सकता है कहीं पर भी कुछ निर्जीव वायरस पड़े हों हॉस्पिटल वगैरह में। आप कहीं भी जाएंगे तो अपना हाथ तो कहीं ना कहीं टच होगा ही, और वही हाथ आपकी नाक पर, आपके मुंह पर या आपके शरीर के किसी भी भाग पर जाएगा ही जाएगा। तो उसी के माध्यम से, नाक और मुंह के माध्यम से ही वो निर्जीव वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। या कहीं आपने हॉस्पिटल में कहीं पानी वानी पिया तो हो सकता है ग्लास वगैरह पे कुछ वायरस चिपके हों, आपको दिखेंगे तो है नहीं, ना तो वायरस दिखते हैं और ना ही बैक्टीरिया दिखते हैं। हो सकता है उस पानी के थ्रू आपने पी लिया उस वायरस को, वो निर्जीव था, लेकिन आपके शरीर में जाने के बाद में क्या हो गया? उसको प्रोटीन मिल गया, डीएनए से उसको होस्ट सेल मिल गई। होस्ट सेल मिली तो वो जीवित हो गया, अंदर हमारे शरीर में जाने के बाद में वो जीवित हो गया, क्योंकि हमारे शरीर की जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए है, उसमें प्रोटीन भरे होते हैं, और उन्हीं प्रोटीन से इन वायरस को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, जिंदा रहने की एनर्जी मिल जाती है, और ये जिंदा हो जाते हैं, और जिंदा होने के बाद ये अपनी ही कॉपियां बनाने लगते हैं। कि मान लो एक वायरस गया था इसके अंदर, मान लो ये हमारे शरीर में कहीं चला गया है, एक वायरस गया था, इसको प्रोटीन मिल गया, तो ये बहुत सारे फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और कुछ दिनों में ही ये अपनी बहुत सारी कॉपियां मल्टीपल करते जाएंगे। मल्टीपल करने के कारण ये हमारे शरीर में हावी हो जाएंगे, और अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। कोरोना वायरस में क्या हो रहा था? सबसे पहले ये गले को, मतलब कि सबसे पहले क्या हो रहा था? सर्दी खांसी हो रही थी। सर्दी खांसी होने के बाद में
पहले ये हमारी नोज को, फिर हमारे ट्रेकिया को, फिर हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहे थे। और जब कफ के अंदर, मतलब ये निमोनिया जैसा ही था, कफ के साथ में ये वायरस हमारे पूरे के पूरे लंग्स को डैमेज करते जा रहे थे। मल्टीपल कॉपी बनाए जा रहे थे, जिससे ये हमारे लंग्स के ऊपर हावी हो गए, पूरे लंग्स पर इनका आवरण बन गया, और आवरण के कारण उस पर्सन की डेथ हो गई। उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। वो सांस लेने में कैसे आएगा, पूरे के पूरे तो वायरस पूरी एल्वियोली में घुस गई थी। मान लो ये आपके लंग्स हैं, ये ट्रेकिया है आपका, ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है। गलत बना दिया, राइट साइड का जो होता है वो बड़ा होता है। इस टाइप से आपके लंग्स है, इसमें बहुत सारी एल्वियोली। पहले तो क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में क्या है, बहुत सारी एल्वियोली है, बहुत सारी ये एल्वियोली है। इन्हीं एल्वियोली के अंदर आपका ब्लड प्योर होता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं एल्वियोली में क्या होता है, गैसियस फॉर्म में आपका ब्लड प्योर होता है। मतलब कि इन एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। यहाँ से फिल्टर होता है ब्लड, वापस से आपके हार्ट में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है अयोटिक वॉल्व, और ये वॉल्व झटके से आपकी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर इन एल्वियोली में क्या था, वायरस चला जाता है, वायरस, ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं ये वायरस ब्लड में मिक्स होने के कारण इन एल्वियोली पर अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण ये ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये जिस तरीके से वर्क करना चाहिए था इन एल्वियोली को, ये वर्क नहीं कर पाती है, ये एकदम ब्लॉक होने लगती है। और ब्लॉक होने के कारण जो भी पर्सन रहता है कोरोना वायरस से का जो भी पेशेंट रहेगा, उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी। सांस कैसे लेते हैं हम, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, एल्वियोली फूल रही है सिकुड़ रही है, फिर फूल रही है सिकुड़ रही है, यही हो रहा है। डायफ्राम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यही प्रोसेस होती रहती है हमारी बॉडी में। तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब कोई भी पेशेंट, कोरोना वायरस का पेशेंट आ जाता है, तो ये प्रोसेस बहुत धीमी हो जाती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, और फिर हो सकता है एक कंडीशन ऐसी आए कि वो बिल्कुल भी सांस ना ले, उसका दम घुटने लगे और उसकी डेथ हो जाए। तो कोरोना वायरस में यही हो रहा था, ठीक है। तो ये सब सेलुलर होते हैं, क्या, विषाणु, वायरस सब सेलुलर होते हैं। इनकी कोई सेल जो होती है वो लिविंग सेल नहीं होती है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, डेड सेल होती है इनकी। इनको लिविंग होने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, जीवित मेजबान कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, तभी जाके ये अपनी कॉपी बना पाते हैं। तो ये हो गया क्लियर, सब सेलुलर इनकी संरचना है सजीवों की। इसके बाद में है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को संकेंद्रीय कोशिका भी बोलते हैं, संकेंद्रीय, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को शुद्ध हिंदी में संकेंद्रीय कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है ओल्ड, प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब होता है ओल्ड, कैरियोटिक मतलब सेल, सॉरी न्यूक्लियस, ठीक है। ओल्ड यानी कि पुराना, प्राचीन, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक पुराना हो, जिनका केंद्रक कैसा हो, पुराना हो, ओल्ड हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। सब सेलुलर तो आपको समझ में आ गया, सेलुलर मतलब कोशिका ही है। ऐसी कोशिकाएं जो यूं तो निर्जीव पड़ी रहती है, पर जीवित रहने के लिए उनको लिविंग सेल चाहिए, होस्ट सेल चाहिए, लिविंग नहीं होस्ट सेल चाहिए, लिविंग होने के लिए होस्ट सेल चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, सब सेलुलर कहलाते हैं। वैसे ही प्रोकैरियोटिक क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक कैसा हो, पुराना हो, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रदवी जालिकाएं होती है, नाभिक होता है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, और रिक्तिकाएं होती है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, उसके बाद में और क्या होता है,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारे क्या है, कोशिकांग है। ये कोशिकांग अगर पूरी तरीके से इसमें नहीं पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक या सकेंद्रीय कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, सकेंद्रीय। दूसरा जो होता है इसमें, मतलब अगला जो होता है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को कहा जाता है प्रतिकेंद्रीय, प्रतिकेंद्रीय। अब यू का मतलब क्या है, यू प्लस कैरियोटिक, यूकैरियोटिक यानी कि न्यू और कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, जिसका नाभिक कैसा हो, नया हो, नया केंद्रक हो, नया नाभिक हो, उसी को क्या कहेंगे हम, यूकैरियोटिक। मतलब इसमें कोशिकांग जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे। यहाँ पर जो कोशिकांग होंगे, इसके कोशिकांग कैसे होंगे, कोशिकांग पूर्ण विकसित नहीं होंगे, पूर्ण विकसित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर कोशिकांग कैसे होंगे, पूर्ण विकसित होंगे। कोशिकांग पूर्ण विकसित होंगे, ठीक है, विकसित होंगे। तो यही है डिफरेंस किसमें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और सब सेलुलर। सब सेलुलर का उदाहरण क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विषाणु, विषाणु, वायरस। क्लियर हो गया, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। वायरस के थ्रू हमें क्या होता है, वायरस के थ्रू हमें होता है जुकाम, फ्लू। अभी बोलते हैं बारिश के समय में वायरल फ्लू चल रहा है। वायरल यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, छींकने खांसने के कारण ड्रॉपलेट्स जो होती है एयर में या एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है और वही फिर हमारे टच में आ जाती है, तो हमें भी वायरस हो जाता है या वायरल फ्लू वगैरह हो जाता है। तो ये सब क्या है, वो सब सेलुलर है। प्रोकैरियोटिक जिसमें कोशिकांग जो रहेंगे पूर्ण विकसित नहीं रहेंगे, साथ में उनका जो केंद्रक होगा, नाभिक होगा, वो कैसा होगा, पुराना होगा, वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएगा, मोनेरा आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा। प्रोटिस्टा खैर यूकैरियोटिक है, मोनेरा आएगा इसमें, ठीक है। प्रतिकेंद्री में क्या आएगा, सकेंद्री में क्या आएगा, मोनेरा आएगा, इसमें प्रोटिस्टा आएगा इसमें, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या हुआ है। एक बात और, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके मन में कोई भी डाउट रहे। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है या जो भी चीज़ें आपको डाउट वाली लगती है, आप प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वैसे भी ट्रिकी अकेडमी तो है फौजियों का अड्डा, तो फौजियों के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाला है अब, तो आप जुड़े रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में। चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब शुरुआत होती है। ये अभी तक तो हमने सजीवों के बारे में बेसिक सी जानकारी ही पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक क्या है हमारा, सेल, कोशिका, सेल या कोशिका, ठीक है। कोशिका क्या होती है, सबसे पहले हमारे शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, हम कोशिका कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। मूलभूत कैसे हुई, मूलभूत यानी कि ओरिजिन, जिससे हमारी बॉडी का ओरिजिन हुआ है, वो क्या है, वो मूलभूत है। मतलब कि जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं तब जाके जो भी ओवम था वो निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद में वो इम्प्लांटेट हो जाता है, कहाँ पर, फिटस में, फिटस में यानी कि गर्भाशय में, ठीक है।
स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ पर? फिलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी में। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हुई, निषेचित अंडा फर्टिलाइज होकर, मतलब फर्टिलाइट एक जो रहेगा वो जाकर फिर फिटस में यानी कि गर्भाशय में क्या हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है और वहीं से फिर उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। वो बैठता किसके अंदर है? एक प्लेसेंटा नामक एक कवर होता है, उस कवर में ही उसकी ग्रोथ होती रहती है, उसकी वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे हैं और मिलने के कारण उनमें फर्टिलाइज हो गया है, निषेचन हो गया है। तो बन क्या रहा है? जाइगोट बन रहा है। ठीक है, मान लो ये ओवम था और ये स्पर्म है, इसमें फर्टिलाइज हुआ तो ये टूटा तो ये एक और अंडे के रूप में बन गया, है ना। टूटा, इसके अंदर गया तो एक और अंडे के रूप में बन गया। अब ये अंडा ही क्या है? ये है जाइगोट। क्या है ये? जाइगोट। हिंदी में इसको कहेंगे युग्मनज। ये एक युग्मनज है। फिर यही अंडा 14 दिन के बाद में किस में बदल जाता है? यही अंडा बदल जाता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो यानी कि इस टाइप के शेप में, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के रूप में ये बदल जाता है। अब ये भ्रूण धीरे धीरे महीने के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, फिर महीने के हिसाब से ये इसकी वृद्धि और विकास होता रहता है और धीरे धीरे करके इसके हाथ पैर सब अलग अलग आपको दिखाई देते हैं, सोनोग्राफी के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर ये स्पर्म था, ये ओवम था, फर्टिलाइज हुआ, एक अंडा बना। अंडा क्या नाम कहलाया? जाइगोट कहलाया, युग्मनज कहलाया। ये युग्मनज 14 दिन के बाद में किसके रूप में बदला? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के रूप में बदला और यही भ्रूण आगे चलकर धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसका विकास हुआ और ये बदल गया किसके रूप में? ये बदल गया चाइल्ड यानी कि बच्चे के रूप में। और फिर 9 महीने के बाद, 9 महीने तक, 9 महीने में या 9 महीने के ज़्यादा दिन, मतलब थोड़े ऊपर हो सकते हैं, 10 महीने भी हो जाए किसी किसी को, तब ये इसकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये यहाँ से बना था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूलभूत। एक अंडे से ही बच्चे का निर्माण हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूलभूत कहा जाता है। इसी कोशिका से संरचना बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? सेल्स बनती है। सेल्स से ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। टिश्यू यानी कि ऊतक कहलाता है। ये कोशिका है, कोशिका के गुच्छों से क्या बना? ऊतक बना। ऊतक से क्या बना? अंग बना, एक अंग बना। ठीक है, ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बना। और यही अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बना है? बॉडी यानी कि हमारा शरीर। तो हमारे शरीर की संरचना भी इसी से हुई है, इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी की कोई ना कोई काम करते हैं, है ना। तो सभी की कुछ ना कुछ कार्यात्मक इकाई है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई है, अलग पेन से लिख देती हूँ सही रहेगा। मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नर्व कोशिका, नर्व कोशिका। ठीक है। किडनी की क्या है? किडनी की है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। उसके बाद में फेफड़े की क्या है? फेफड़े की है वायुकूपिका, एल्वियोली जिसको बोलते हैं, वायुकूपिका। ठीक है। हृदय की क्या है? हृदय की है कार्डियोसाइट, कार्डियोसाइट। ये सारी क्या है? ये कोशिकाएं, है ना। मस्तिष्क की मूलभूत या कार्यात्मक कोशिका क्या है? नर्व कोशिका है। किडनी की क्या है? नेफ्रॉन है। फेफड़े की क्या है? एल्वियोली यानी कि वायुकूपिका है। हृदय की क्या है? कार्डियोसाइट है। तो इस तरीके से कोशिकाएं अपने अपने कार्य करती है। हृदय का कार्य हृदय करता है, हृदय में पाई जाने वाली कोशिका करती है। ये ऐसे ही यकृत की भी होती है। यकृत की क्या है? हेपेटिक, हीपेटिक। ऐसे ही आंखों की भी होती है, ऐसे ही रक्त की भी होती है। रक्त की क्या होती है? हीमोसाइट। ठीक है, हीमोसाइट होती है। तो ये सारी अलग अलग कोशिकाएं और अपने अपने कार्य करती है। तो इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब देखिए, इतनी सी लाइन को समझाने के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ी है।
आपको मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अब कि कोशिका को शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की रचना किससे हुई है, मतलब हमारे शरीर का निर्माण इसी से हुआ है, कोशिका से, इसीलिए मूलभूत इकाई। पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है किससे बना है, कोशिका से मिलकर, इसलिए संरचनात्मक इकाई। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कौन करता है, ये कोशिकाएं ही करती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई। और ये पूरा स्टेटमेंट किसने दिया है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही ये पूरा स्टेटमेंट दिया था, ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप इसका, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, अब बात आती है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कोशिका, सबसे पहली बात कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आर्मी की ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है भैया। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका जहां शब्द आ जाए वो शब्द क्या है, साइट, और CYTE मतलब कोशिका है, तो यहाँ पर साइटोलॉजी। और लॉजी का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। जिस भी शब्द के साथ में लॉजी शब्द आ जाता है मतलब वो किसी का अध्ययन है। तो साइट और लॉजी, कोशिका और अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या हुआ, साइटोलॉजी हुआ। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में इन्होंने की थी। लेकिन ये कोशिका किस प्रकार की थी, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो खोजी थी पादप की, पादप के कॉर्क टिश्यू में, कॉर्क उतक में। ठीक है, पादपों के छाल जो होती है ना, छाल के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं, उसमें इन्होंने ये कोशिका खोजी थी। पादपों के कॉर्क टिश्यू में इन्होंने ये कोशिका खोजी थी। और ये कोशिका थी किस प्रकार की, ये मृत कोशिका थी। किस प्रकार की कोशिका थी, मृत कोशिका। तो आपसे यही पूछेंगे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। किसमें की है, पादपों के कॉर्क टिश्यू में की है। ये किस प्रकार की कोशिका थी, ये एक मृत कोशिका थी। कब खोजी गई थी, 1665 ईस्वी में ये खोजी गई थी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। मैंने कल ही आपको बताया था, जीवित कोशिका खोजी थी किसने, जीवित कोशिका खोजी थी, जीवित कोशिका खोजी किसने, एंटोनी वॉन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका किसने खोजी, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी थी। और ये जीवित कोशिका किसकी थी, तो ये एक जीवाणु की कोशिका थी। और जीवाणु का नाम क्या था, जीवाणु का नाम था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। जो किसकी थी, ये एक जीवाणु की कोशिका थी। किसने खोजी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। किसने खोजी थी ये सबसे पहले, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है, 1665 ने। किसमें की थी, पादप के कॉर्क टिश्यू में की थी। किस प्रकार की कोशिका है, मृत कोशिका है। जीवित कोशिका की खोज किसने की है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ये जीवित कोशिका किसमें खोजी थी, एक जीवाणु में। जीवाणु का नाम माइकोप्लाज्मा, जिसे संसार की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चलो ये कोशिका के बारे में हमने इतनी चीजें नोट कर ली है। अब हम पढ़ेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसके बारे में हम उसके बाद हम सारे कोशिकांग पढ़ने वाले हैं।
तो आप नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए सारे, नोट। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, कोशिका नहीं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। इसी को कहा जाता है नर्व कोशिका, या इसी को कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। सारे पॉइंट जितने भी मैं आपको यहाँ नोट करवाने वाली हूँ, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो अक्सर पूछे जाएंगे ये पॉइंट। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका लिख ली। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। अंडाणु किसमें पाई जाती है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है ओवम। किसमें पाई जाती है? महिलाओं में। ठीक है, महिलाओं में अंडाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है स्पर्म, शुक्राणु। शुक्राणु यानी कि स्पर्म। स्पर्म किस में होते हैं? पुरुषों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रक्त की सबसे छोटी कोशिका, रक्त की सबसे छोटी कोशिका जो है वो है आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट है आपका रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, रक्त की सबसे बड़ी कोशिका जो है उसका नाम है WBC। WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका, कणिकाएं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका या नर्व कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी, लंबी तो हो गई तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु जिसको ओवम भी कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु किसमें होते हैं? पुरुषों में होते हैं। शुक्राणु की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। रक्त की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, आरबीसी को भी ल्यूवेन हॉक ने ही खोजा था। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है क्या? WBC। अब लिखना संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की संसार की सबसे बड़ी कोशिका और संसार की सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसकी है? एक जीवाणु की है।
ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हर एग्जाम के लिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। चलिए देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है जीवों के बारे में, सजीवों के बारे में या कोशिकाओं के बारे में, ये हमारा पहला टॉपिक है, कोशिका या सेल। इसके बाद में हम आगे के चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। सेल में जितने भी ऑर्गन हैं या आप बोल सकते हैं कोशिकांग है ना, जितने सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, हम सभी का बारी बारी से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही सहूलियत होगी हर एग्जाम के लिए। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट प्लीज़ कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे। और हमारा पढ़ाया हुआ भी अगर आपको अच्छा लगा है, पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर से ही हम आगे बढ़ेंगे, हम मोटिवेट होंगे, तभी तो हम आगे आपकी ओर अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।